हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के शिक्षण कला से क्वेश्चन आते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके टेस्ट सीरीज़ को। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग 5 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस है निष्पादन बुद्धि परीक्षण के नाम से, या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से, या प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, भाषा का प्रयोग किया जाता है ऐसे में, तो ये हो जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा? बालकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उत्तम खिलाड़ियों का निर्माण करना, या बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना, या छात्रों को शैक्षिक दुरूहता से मुक्ति प्रदान करना, या छात्रों की शारीरिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य तो यही है कि बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। ओके, अगला है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करने में, या छात्र से शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में, या छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, या पाठ्यक्रम के प्रकरणों का सुनिश्चित करने में। तो बुद्धि लब्धि का उपयोग क्या चीज़ में हो जाएगा? छात्रों की उन्नति करने में, है ना। बाकी सब तो ऐसा लग रहा है कि मूल्यांकन करने के लिए ऐसा इतना ज़रूरी नहीं होता है, और ग्रेड में भी नहीं उनको ये करना चाहिए प्रतिस्थापन। तो सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा छात्र की उन्नति करने में, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ाने में कठिनाई ना हो, या छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूहों में स्थानांतरित कर दे, या जब तक उसका ठीक से परीक्षण ना कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना ले, या प्रधानाचार्य को संतुष्टि करे कि उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब तक उसका ठीक से परीक्षण ना कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना ले। ओके, अगला देखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को डांटेंगे? नहीं, डांटना बिल्कुल नहीं है। उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ाते समय उसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। तो ये करेक्ट हो सकता है। आगे देख लेते हैं। उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को इसका आंसर आता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इससे आप लोग को अपना पता चलेगा कि कितना तैयारी हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे? तो देखिए, दंडित तो नहीं करना है, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। पहले उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, या उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे, है ना। आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। बिल्कुल। और अगला देख लेते हैं, इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? नहीं, हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पीटेंगे। तो देखिए, आपके ऑप्शंस इस टाइप के रहेंगे ना कि आपको पता चल जाएगा कि वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो नहीं, ये सब तो नहीं करना। देखिए, यही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है तो उनको समझाना चाहिए। ओके, अगला है, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उससे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? तो ये वाला क्वेश्चन ना पहले वाले कोई टेस्ट सीरीज़ में था, मुझे याद है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, या सम्मान पाने की आवश्यकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता, है ना। वो जो अपंगता के कारण तिरस्कृत किया गया है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में उनके साथ उनका संबंध अच्छे से रहेगा, तभी तो वो आपस में फ्रेंडशिप करेंगे, तो अच्छे से दोनों मेलजोल करके, मतलब हम सारे स्टूडेंट्स मेलजोल करके अच्छे से पढ़ पाएंगे, और जो अपंगता का जो शिकार हुए हैं उनको भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। ओके, अगला है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र है तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, या शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, या शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, और मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 2, है ना। ये एक हो जाएगा, मतलब शिक्षा का स्तर जो है मध्यम रखना चाहिए ताकि दोनों को ही
फ़ायदा हो, और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है। आइए देखते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं। देखिए, बच्चों को समूह में नहीं बांटना है। ठीक है, आगे देखिए, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, या तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दें। देखिए, इसका जो आंसर होना चाहिए, कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे, या कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा निर्धारित करे। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें, या अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब करेक्ट, अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। ओके, अगला है, दंड व पुरस्कार बालक के इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो कौन से प्रक्रिया में, सामाजिक गत्यात्मकता में, या सामाजिकरण में, या समाज में पृथककरण में। तो ये नहीं हो या उपरोक्त सभी, तो इसमें जो हो जाएगा सामाजिकरण में। ओके, अगला है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा, या अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए, या ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है, या त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ओके, अगला है, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय। इसमें बोल रहा है कि अधिगम को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन सभी चीज़ों में से सबकी आवश्यकता पड़ती है, और किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब बोला है सिवाय। तो देखते हैं, उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, तो ये इसकी तो आवश्यकता पड़ती है। उचित शिक्षण रणनीतियों की भी आवश्यकता पड़ती है। उचित सहायक सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोला है सही नहीं है। तो देखते हैं, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, तो मजबूर नहीं करती है, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है। तो बोला कथन सही नहीं है, तो इसमें से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अगला है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती, या प्राचार्य से शिकायत, या वास्तविक कारण की खोज, या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। ठीक है, कि उसको पढ़ने में क्यों अरुचि हो रहा है। अगला है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, या इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, या इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, या इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ओके, अगला है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। क्रिया विधि, अनुभव विधि, या प्रश्नोत्तर व वाद विवाद, या प्रोजेक्ट विधि। तो हो जाएगा प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि। ओके, अगला है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। नहीं, उससे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, या उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, या उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगला है, आगमन विधि मार्ग है क्या चीज़ का, खोज का, अनुकरण का, या शोध का, या तीव्रता का। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, खोज का। ठीक है, अगला है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक श्लोक दे दिया है, शिष्य के लिए गुरु की उपरोक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, या आदर्शवाद। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आदर्शवाद। ओके, अगला है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित है, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभव द्वारा सीखना,
व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास या वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ओके, अगला है लोग अपनी अनुभूतियों को अलग अलग हिस्सों में न बांटकर उसे संपूर्ण रूप से याद करते हैं तथा देखते हैं। किसका सिद्धांत है? देखिए, हेमहोल्ट्ज सिद्धांत है या गिब्सन सिद्धांत है या गेस्टाल्ट सिद्धांत है या निर्देश अवस्था सिद्धांत है? तो इसका हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत है। ओके, अगला है मूलर लायर भ्रम को किस श्रेणी में का भ्रम माना जाता है? ठीक है, सीमा का भ्रम या दिशा का भ्रम या आकार का भ्रम या निरंतरता का भ्रम? तो क्या हो जाएगा? सीमा का भ्रम। ओके, अगला है पाठ्यचर्या में ज्ञान का अधिगम संबंधी सिद्धांत है। अधिगम प्रक्रिया में तथ्यों की स्थायी प्रकृति पर लक्ष्य केंद्रित करना या स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों एवं प्रथाओं को स्कूली शिक्षा से दूर रख पाना या विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना या विभिन्न क्षेत्रों को सीख पाने को लेकर स्थापित भेदभाव को महत्व देना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? आप लोग बताइए। भेदभाव को तो महत्व नहीं देना है, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है। तो 26 का हो जाएगा सी। ठीक है, अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना। ओके, अगला है विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ क्या है? अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क या समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना या सभी जाति के बच्चे पढ़ें या गाँव के अंदर विद्यालय? तो इसका आंसर तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ये अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क है ना। अगला है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं अन्य क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ठीक उसी प्रकार नकल करने लगता है, वह कहलाती है विचार, प्रभाव, अनुकरण या ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। वो दूसरे को देखकर अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है, अगला है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है या शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है या शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है या शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। ओके, अगला है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है मातृभाषा में शिक्षा या राष्ट्रभाषा में शिक्षा या त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को बोला गया था कि मातृभाषा में शिक्षा देना है। ओके, तो यहाँ तक आपका 30 मार्क्स का शिक्षण कला होता है कंप्लीट, और आगे के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीएस से होंगे, जैसे कि उसमें आपके रीजनिंग आ गए, कुछ मैथ्स आ गए, कुछ करेंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए उसको भी करते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? तो आइए इसको देखते हैं। कुल रन उसने बनाया है 110, तो जिसमें 3 चौके हैं, तो 3 चौके हैं मतलब कि कितना रन इससे बना है? 4 3 से 12 रन यहाँ बना है ना। आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे क्रिकेट के बारे में। ठीक है, हमको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ बस। 8 छक्के सम्मिलित हैं, मतलब कि 8 छक्के लगाए हैं, मतलब 6 6 6 8 जा 48। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाइए तो कितना रन ये दोनों को मिला के बना है? तो बाकी के जो रन बने हैं, जो बीच में दौड़ दौड़ के बनाया होगा, वो अगर 110 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 रन। ठीक है, तो बोल रहा है कि खिलाड़ी अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए हैं? तो 110 का x परसेंट पूछ रहा है, कितना % होगा? 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट गया, अब x का वैल्यू हो जाएगा 500, इधर 10 चला जाएगा ना, 500/11। ठीक है, तो इसका जो होल में आएगा तोड़िएगा, इतना % हुआ होल में तोड़िएगा तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आए समझ में? चलिए, अगला है किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है। वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। 50 विद्यार्थी का औसत उम्र 15 है। ठीक है, तो जब हम 50 विद्यार्थी का जो उम्र का जो योग होगा वो कैसे हो जाएगा? इसको इससे गुना कर देंगे तो उम्र का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750, 15 5 जा 75 1 0। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग शिक्षक का उम्र शामिल करते हैं तो मान लीजिए शिक्षक का उम्र x था। ठीक है, तो अब औसत निकालेंगे तो 50 तो नहीं रहेगा ना, एक शिक्षक भी आ जाएंगे, तो नीचे 51 कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष था पहले, और उसके बाद उसमें बोल रहा है कि औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो या तो आप 15.4 लिख सकते हैं, या इसको महीना मतलब कि ऐड करके ऐसे 15 को महीना में चेंज करके और 4 महीना ऐड करके और फिर वो वर्ष में ला के, तो वो हो जाएगा आपका 46/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x का वैल्यू तो निकल जाएगा ना। 3 से हम यहीं पे काट दे रहे हैं, कितना बार में
17 बार में, ठीक है। जब इसको इससे इंटू करेंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा D 32, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके ज़रूर बनाइएगा और आंसर मैं यहाँ बता दी हूँ 32, ओके। अगला है, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है जिससे खर्च 10% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो खर्च इक्वल टू क्या होता है, देखिए कहाँ पे बताऊँ, यहाँ बताते हैं। खर्च इक्वल टू होता है खपत जितना मतलब कि कीमत बढ़ा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मूल्य लिखेंगे, बहुत ही मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, मान लेंगे कि 100 रुपीज़ होता था पहले, ठीक है, खर्च। तो अब क्या हो रहा है कि 10% कम हो जा रहा है, तो 100 माइनस 10 कर देंगे, ओके। इक्वल टू खपत नहीं पता है तो खपत का खपत लिख देंगे। मूल्य कितना, यहाँ इंटू होगा, मूल्य कितना बढ़ रहा है 40%, तो 100 + 40 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए खपत निकल जाएगा, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू खपत गुने 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो खपत हमारा निकल जाएगा 90/140, ठीक है, मतलब कि 9/14। तो खपत कितना हो रहा था पहले, 14 हो रहा था, मतलब कि 14 हो रहा था, अब 9 हो रहा है। तो कितना मतलब कि कम हो रहा है, मतलब 5 यूनिट कम हो रहा है। तो कम यहाँ पे बोल रहा है कि 20 किलो कम चीनी प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो 5 यूनिट का 20 किलो हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करो तो 4, ठीक है, 4 किलो। तो उसी तरह 14 यूनिट का कितना हो जाएगा, 14 × 4, 14 4 56, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इजी है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। m का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करिएगा, पहले तो सबको 3 के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जैसे कि 3 का पावर 2 फिर m, ठीक। और ये 3 का है, इसको भी 3 का पावर 3 फिर 3, और इसको भी 3 के पावर में ही लाना है। उसके बाद दोनों तरफ इसको सॉल्व करके फिर दोनों तरफ 3 हो जाएगा, तो दोनों के पावर को इक्वल करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, आंसर 6 आएगा, ओके। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, क्या होता है 4 अंकों की 9999, ठीक है। तो इसको ना 307 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है वो आपको आएगा 175, ठीक है। तो इस 175 को 307 में से घटा देंगे, 307 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा B। तो इसको जोड़ेंगे, मतलब कि ये आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग इतना से विभाज्य हो, तो 132 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन तो हो जाता है यहाँ पे समाप्त, और अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तो बिहार, ओके। अगला है, आबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये तो आप सभी को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए और पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होंगे, ठीक है। अगला है, अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। तो ये कौन से खिलाड़ी है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी या गोल्फ। तो क्या हो जाएगा टेबल टेनिस, ओके। 40 नंबर देखते हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है। तो सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तल सेल, ओके। अगला है, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसमें आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। बाएं से मतलब कि इधर साइड से अगर 7वें स्थान पर है तो ऐसे ऐसे करके आप 7th पोजीशन कर लीजिए, ठीक है, 7th। और बोर्ड इधर से 20वें स्थान पे, तो इधर से गिनते जाइए 20वां स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो ऐसे आएगा। तो ऐसे करके आपको आ जाएंगे 26, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कैसे भी बना सकते हो। अगला है, अनुज अजय के भाई के पिता की एकलौती पुत्री का पुत्र है। अजय का अनुज से क्या संबंध है। तो ये आप लोग अपने ये परिवार के ऊपर ऐसे रिलेट करके आप लोग निकाल सकते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे तरीके से। अनुज अजय के भाई के पिता की, तो उसके भाई के पिता की एकलौती पुत्री, तो उसकी बहन हुई ना, अजय की बहन का पुत्री का पुत्र है, मतलब अनुज इसकी बहन की का पुत्र है। तो बोल रहा अजय का अनुज से क्या संबंध। तो अनुज के इधर से बताना है, तो अनुज की माँ का भाई हो जाएगा ना अजय, तो 42 का सी, ओके।
ये बहुत ईजी, आप लोग खुद बना सकते हैं इसको। अगला है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए पहले इसमें रिलेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले इसमें 4 जोड़ दिया, फिर 5 घटा दिया, ठीक है। फिर इसमें 4 जोड़ दिया, फिर 5 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, तो इसमें से फिर 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला भी उसी टाइप का है कि इस जगह पे क्या आना चाहिए। तो इसमें रिलेशन देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक ट्रिक वाला भी क्वेश्चन है कि ई 5 नंबर, ई का नंबर है 5, जे का नंबर है 10, ओ का नंबर है 15, टी का नंबर है 20, तो उसके बाद 5 बढ़ रहा है तो 25 नंबर का आना चाहिए, तो वाई, ठीक है। ये चौटी तो एक ट्रिक से मतलब याद करने वाला भी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, इसमें भी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क्स के जगह कौन सा ये आएगा सही नंबर। तो आइए देखते हैं रिलेशन पहले। तो देखिए इसमें जो रिलेशन है उसको बता रहे हैं, 730 लिखा है, तो इसमें आपको ऐसे जोड़ घटाव में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, इसको ऐसे बनाना है। 729 मतलब एक कम, देखिए 729 + 1 ऐसा है ना। 729 जो है ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तब +1 है, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए इसको 1000 + 1 लिखेंगे, 1000 + 1, तो ये 10 का क्यूब है, ठीक है। तो 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, वही 11 का क्यूब होता है ना, 1331 11 का क्यूब होता है, उसमें एक जोड़ दिए। तो उसी तरह 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही। तो इस तरह से रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों, जो आप लोग लगा लीजिएगा। अगला है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971। ओके, अगला यहाँ पे देखते हैं, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, मतलब कि कौन सा हुआ, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं है, सबसे बड़ा पैसिफिक है, सबसे छोटा भी नहीं है, ये होगा तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना है। 48 नंबर में देखते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, पेचिस हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग प्रोटीन में कमी मत कीजिएगा, नहीं तो ये सब चीज़ों से सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो पारंपरिक स्रोत नहीं, पवन चक्की पारंपरिक स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, तिमोर लेस्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। तो इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज 6 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग को इसमें कितने मार्क्स आए, मतलब कितने सही हुए, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलती हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या गलत है, तो उसको करेक्ट मैं कर लूँगी अपना, ठीक है। और ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एंड ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।